Welcome to Hub of English Language and Literature. Today we will talk about the Anglo-Saxon age in English literature. So let's start. First of all, we will discuss its historical background. The Romans invaded and settled in Britain for over 400 years, starting with their first successful raid in 54 BC. 54 BC में रोमन्स ने ब्रिटेन पर अटैक किया और उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह रोमन्स ने 400 साल से ज्यादा ब्रिटेन पर हुकूमत की और यहाँ के जो लोग थे उनको जो बैरूनी हमले थे उनके खिलाफ प्रोटेक्ट भी किया। But the Romans left Britain in 400 AD to protect their own country. लेकिन 410 में रोमन्स जो थे उनको वापस रोम जाना पड़ा ब्रिटेन को छोड़कर, क्योंकि वहां पे उन पे हमले किए जा रहे थे। तो रोम की सेफ्टी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रोमन्स थे उनको मजबूरन ब्रिटेन को छोड़कर वहां से वापस जाना पड़ा, क्योंकि इतने 100 साल रोमन्स ने इन पे हुकूमत की थी, इनको प्रोटेक्ट किया था, तो ये एक तरह से फाइट करना ही भूल चुके थे। ये तो पहले ही वीक थे फाइटिंग में, लेकिन ये और वीक हो चुके थे। सो जब रोमन्स ने जो ब्रिटेन रोमन्स जो थे वो ब्रिटेन को छोड़कर रोम गए, तो उस वक्त दो ट्राइब्स जो पिक्ट्स एंड स्कॉट्स थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन पर हमला कर दिया या करना स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश किंग Vortigern asked his people to fight against Picts and Scots, but they were not good enough to fight against Picts and Scots. सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, PICTS। तो ब्रिटिश किंग ने अपने लोगों को कहा कि पिक्ट्स और स्कॉट्स के अगेंस्ट लड़ो, लेकिन क्योंकि वो लड़ाई में अच्छे नहीं थे तो वो इसको प्रोटेक्ट ना कर सके। उस वक्त जो किंग था, द किंग कॉल्ड टू ब्रदर नेम्ड Hengist and Horsa from Jutland for help. तो उस वक्त दो जो भाई जो काफी फेमस थे, एक का नाम हेंगिस्ट था एंड दूसरे का नाम हॉर्सा था, उनको और उनकी जो आर्मी थी उनको बुलाया गया ब्रिटेन की प्रोटेक्शन के लिए। They protected them against Picts and Scots, but made Britain their permanent home. लेकिन उन्होंने क्या किया, इनको प्रोटेक्ट तो किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, उन्होंने इसको अपनी रेजिडेंस बना लिया, क्योंकि उन्हें ये जो एरिया था ये जो बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह इन लोगों ने ब्रिटेन पर एक तरह से कब्जा कर लिया। उसी दौरान विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ जो बाकी ट्राइब्स थे, जिनमें एंगल्स थे, सैक्सन थे या ज्यूट्स जो थे, उन्होंने इन पे हमला किया और इस एरिया पे वो काबिज हो गए। सो इस तरह Angles and Saxons proved more powerful, so they kept on ruling Britain until 11th century AD. तो ये जो एंगल्स और सैक्सन थे ये ज्यादा पावरफुल थे, लिहाजा इन्होंने हुकूमत ये करते रहे यहाँ तक कि 11वीं सदी तक इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की। But it was William the Conqueror from Normandy's victory over King Harold II at the Battle of Hastings in 1066 AD that marked a dramatic end to Anglo-Saxon rule and saw the beginning of Norman era. लेकिन 1066 में जो किंग हेरोल्ड सेकंड जो था उसको विलियम द कंकरर ने क्या किया, उसको शिकस्त दी और इस तरह इस एरिया पर उसने कब्जा कर लिया और इस तरह यहाँ पे एक नॉर्मन जो एरा था उसका स्टार्ट हुआ। इसके हम मेन लिटरेरी जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। लिटरेचर वाज प्राइमरली ट्रांसमिटेड ऑरली, ज्यादातर जो लिटरेचर था वो ऑरल था। द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ द एज नेम्ड बेवुल्फ वाज इनिशियली ऑरल कंपोजिशन। इस वक्त की जो सबसे फेमस पोएम है बेवुल्फ, वो भी पहले ऑरल फॉर्म में थी, जिसको बाद में रिटन फॉर्म में किया गया। मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स आर एनोनिमस, क्योंकि बहुत टाइम गुजरा जिससे बहुत सारा जो वर्क्स है जो सरवाइव कर गया उसके जो ऑथर्स हैं उनका नहीं पता।
The literature celebrated heroic virtues such as courage, loyalty and honor. उस वक्त क्या था, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे फाइटर्स थे, तो उस वक्त फिजिकल ब्यूटी को अच्छा नहीं या फिजिकल ब्यूटी को खूबसूरत नहीं समझा जाता था, बल्कि जो फाइटर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता था फाइटिंग में, जो अच्छी फाइट करता था, वो एक आइडियल समझा जाता था, हीरो समझा जाता था। तो इसलिए उनका जो लिटरेचर है उसमें करेज, लॉयल्टी और ऑनर जो की जो एग्जांपल्स हैं वो मिलती हैं। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन फेट इज रिफ्लेक्टेड, evil is symbolized by monsters, romantic love is absent. Sea adventures, savagery and heroic activities are honored. Use of metaphor and less simile is the practice of the age. तो उस वक्त ये फिगर ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं, उस वक्त ज्यादा मेटाफर का इस्तेमाल था एज कम्पेयर टू सिमिली। यूज ऑफ एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड्स, इसको इस्तेमाल किया जाता था। एंड कैनिंग यूज ऑफ कंपाउंड वर्ड्स इंस्टेड ऑफ सिंगल वर्ड्स सच एज रेलरोड फॉर सी, लोफ गिवर फॉर किंग, लाइफ हाउस फॉर बॉडी एंड सोल डिस्ट्रॉयर फॉर मॉन्स्टर was used as main ornamental device। ज्यादातर जो यूज किया जाता था या तो वो अलिट्रेशन यूज की जाती थी या फिर कैनिंग। एपिक पोएट्री सच एज बेवफुल वर a dominant form of literature। Elegies like The Wanderer and The Sea further explore themes of exile, loneliness and transitory nature of life। Riddles were unique form of literature, tribal and warrior culture। क्योंकि लिटरेचर कोई किसी भी एज का हो, उसमें जो वो एज होते हैं, जिन लोगों के बारे में लिखा जाता है, तो उनका जो कल्चर है, उनकी जो ट्रेडिशन है, वो उसमें बताई हमें उनका पता चलता है। तो इसलिए जो एंग्लो सैक्सन का जो लिटरेचर था, इस एज का जो लिटरेचर है, उसमें भी हमें उनका जो कल्चर है, उनकी जो ट्रेडिशन है या जो ट्राइबल कल्चर है, वो देखने को मिलता है। नाउ इट्स मेन ऑथर्स एंड वर्क्स ऑफ द एज। इसमें सबसे पहले है बीड। Bede, also known as the Venerable Bede, was an Anglo-Saxon monk and scholar. His most famous work is Ecclesiastical History of English People. Second number पे है Caedmon. Caedmon is considered one of the earliest known English poets. He is credited with composing religious hymns and poems, although only a few lines of his work survive in Bede's writing. Third number पे Cynewulf है। Cynewulf is an Anglo-Saxon poet whose name is associated with the group of Old English poems including Christ, Eileen, The Fates of Apostles and Eunenia। ये इसके कुछ मेन वर्क्स हैं। His works often blend Christian themes with traditional heroic elements। Next one is the Beowulf poet। The author of the epic poem Beowulf, the most famous work of age, remains anonymous, but it is often referred to as the Beowulf poet। क्योंकि इसके ऑथर का पता नहीं है, तो इसलिए इसका जो पोएट है उसको बेवुल्फ पोएट के नाम से रेफर किया जाता है। वुल्स्टॉन ये बिशप था यॉर्क का, was a prominent ecclesiastical figure and writer। His surviving works include sermons and legal texts providing insights into both religious and secular aspects of Anglo-Saxon society। Alfred the Great, it's one of the famous authors. Alfred the Great, best known as a king, also played a role in scholarly activities। इसको father of English prose भी कहा जाता है। He translated Latin works into Old English and encouraged the preservation of Anglo-Saxon literature। However, it's worth noting that much of what it is attributed to Alfred might have been a collective effort। अब कुछ anonymous poets भी हैं। Many significant works from the Anglo-Saxon age are anonymous, reflecting the oral tradition and the communal nature of storytelling। Notable examples include the anonymous poets behind works like The Wanderer, The Seafarer, and the Rebels found in the Exeter book। While these individuals and works provide a glimpse into the literary achievements of the Anglo-Saxon age, it's important to recognize that much of the literature from this period was composed and transmitted orally।
making it challenging to attribute specific works into individual author. This was all about Anglo-Saxon Age. Thanks for watching. Bye.